नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ कांग्रेस के एक ऐसे युवा नेता हैं, बल्कि आप कह सकते हैं कि न्यूली इलेक्टेड एमएलए हैं, जिन्होंने अभी भले ही शपथ नहीं ली है, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा के दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में वो विधिवत शपथ लेकर कांग्रेस के बेड़े में, कांग्रेस की जमात में शामिल हो जाएंगे विधायक के तौर पर। और मध्य प्रदेश में ये बहुत टसल का चुनाव माना गया, उपचुनाव था ये विजयपुर का, जहाँ से उन्होंने मध्य प्रदेश के एक ऐसे दिग्गज नेता को, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए और 4 महीने के लिए कैबिनेट मंत्री का दायित्व भी उन्होंने संभाला, रामनिवास रावत जी को उन्होंने हराया। और हराया भी कोई 400-500 या 1-1.5 हज़ार मतों से नहीं, 7,000 मतों के आसपास का उनका जीत का अंतर रहा। तो चलिए सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनके अनुभव को समझते हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत करता हूँ। मुकेश मल्होत्रा जी, बहुत कैसा एक दिन में दुनिया बदल गई, ऐसा लगा होगा कि एक सीधा साधा आदिवासी युवक, वो कैसे अब पूरा सब लोग कह रहे हैं अरे रामनिवास रावत जी को हरा दिया आपने, कैसा, मैं ये नहीं कहूँगा कैसा लग रहा है, जाहिर तौर पे बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ तक आने के सफ़र में कितना संघर्ष है, ज़रा हमको बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बंसल न्यूज़ का। जी, वास्तव में मेरे को अभी ऐसा नहीं लग रहा कि मैं विधायक हूँ अभी। अच्छा। ऐसा लग रहा कि अभी मैं सरपंच ही हूँ। अभी सरपंच से मैंने परसों ही रिजाइन किया है। रिजाइन किया परसों। जी, ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि मैं अभी विधायक बन गया हूँ, लेकिन जनता ने बहुत प्यार किया, पार्टी के लोगों ने सहयोग किया, तो आज मैं आप सबके सहयोग से विधायक हूँ। और इसको पाने के लिए कड़ा मैंने संघर्ष किया है। मैं सन 2002 से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा था लोगों। इसके पहले आपने 2-3 नौकरियां भी की, गवर्नमेंट जॉब भी की है? गवर्नमेंट जॉब भी छोड़े मैंने जी। 4-5 कई सरकारी नौकरी के आप आए हो, लेकिन मैंने सब छोड़ दिए, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र विशेष पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ग्वालियर चंबल संभाग जी, वहाँ विशेष पिछड़ी जनजाति निवास करती है, शहरिया समुदाय, और इसके साथ साथ वो SC ST OBC की लोग भी, तो जिन पर काफ़ी तमाम। आप भी सहारिया से आते हैं या? मैं शहरिया जनजाति से आता हूँ जी। तो बहुत अन्य अत्याचार लोगों पर होते हैं, कोई उनकी आवाज़ उठाता नहीं, तो हम सामाजिक संगठनों से जुड़कर उनकी आवाज़ उठाते रहे। और कई हमने पदयात्रा भी की हम लोगों ने। इससे पहले मैं बीजेपी सरकार में सन 2013 में शहरी विकास प्राधिकरण का मेरे को चेयरमैन भी बनाया था, उसमें राज्य मंत्री का दर्जा था। तो जैसे ही मैंने गरीब लोगों के लिए काम करना शुरू किया, तो बीजेपी सरकार ने और भाजपा के लोगों ने उस बोर्ड को भंग कर दिया, क्योंकि वहाँ पर स्वतंत्रता नहीं है काम करने की। जो वहाँ उनका कहना ही रहता है कि आप अपने हक की बात करिए, पब्लिक की बात मत करिए। तो इसलिए उनको 2 महीने में मेरे को हटा दिया था। इसलिए बीजेपी से मेरा मुँह भंग हो गया कि रहना ठीक नहीं है। तो आप कब आए थे बीजेपी में? 2013 के आसपास या उसके पहले? मैं 2008-9 में आया था बीजेपी। 2008-9 में? 8-9 में आया था, और इसमें 2013 में मेरे को शहरिया विकास प्राधिकरण का चेयरमैन बनाया था। 2 महीने के लिए मात्र। 2 महीने के लिए, केवल 2 महीने के लिए? हाँ, 2 महीने के लिए। इसके बाद मैंने काम चालू किया तो उन्होंने बोर्ड भंग का बहाना लेके और हटा दिया। दोबारा पूरा पद खाली रख, किसी को बनाया ही नहीं उन्होंने। इसके बाद अभी पिछले साल एक तुरसनपाल बरैया करके है, उनको 13 के बाद इसमें 2022 में 7-8 साल बाद बनाया, मतलब खाली रखा पद पूरा। तो ये लोग चाहते नहीं है भारतीय जनता पार्टी वाले के गरीब समुदाय का विकास हो। तो फिर आपने 2018 के समय आपने छोड़ दी बीजेपी? 2018 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें रामनिवास रावत जी भी उस समय कांग्रेस में थे, कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े थे। माननीय श्रीमंत सिंधिया महाराज भी कांग्रेस में ही थे, उनकी सभा हुई थी। तो वहाँ पर बाबूलाल मेवरा ने भी कांग्रेस की सदस्यता विजयपुर में ली थी सिंधिया के एक ही दिन। उसी दिन मैंने श्योपुर में कांग्रेस की सदस्यता ली, जब से मैं कांग्रेस पार्टी में ही था 2023 तक। फिर 23 में हम कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगने भी आए थे भोपाल, बहुत तमाम गाड़ियों के साथ, बहुत पब्लिक आई थी मेरे साथ में 1800 कार्यकर्ता। लेकिन उस समय आश्वासन दिया था कि चलो अच्छा होगा, तो टिकट नहीं मिला। इसके बाद फिर हमारे कार्यकर्ताओं ने बोला कि आपको चुनाव लड़ना है, तो मैंने निर्दलीय लड़ा, तो उसमें मेरे को 44,000 से अधिक वोट आए थे। इसके बाद इसमें रामनिवास जी की अटकलें चल रही है कि बीजेपी में आ सकते हैं जी, आ सकते हैं जी। मैं तो अब उससे
अलग हट गया था, निर्दलीय लड़ गया तो पार्टी मतलब छोड़ देती है कि जी अपना नहीं है अभी। तो हम भी साइलेंट थे। तो मेरे से भी बीजेपी के लोगों ने संपर्क किया कि आप लोग भी इसमें बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। नरेंद्र सिंह तोमर साहब के यहाँ हमारी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बड़ी सभा करके आपको सदस्यता दिलवाएंगे इस तरह करके। तो एक छोटा सा कार्यक्रम था, शिव मंगल सिंह जी का प्रचार चालू हो गया, उनका टिकट फाइनल हो गया था जी। तो उसमें मेरे को उनने उसका बीजेपी का दुपट्टा पहना दिया था। तो भाजपा के हो गए थे 1-2 दिन के लिए। फिर जैसा ही दूसरे दिन बाद हमको पता लगा कि रामनिवास रावत जी भी बीजेपी में आने वाले हैं जी। तो वो बीजेपी में ये आ रहे हैं तो अपने लिए यह ठीक नहीं है रहना, जिसके लिए अपन संघर्ष कर रहे हैं तो वो हासिल होने वाला नहीं है। तो कांग्रेस के नेताओं से बात हुई, फोन आए उनके, नीट हुई आगे अन्य लोगों के कि आपको कांग्रेस में ठीक रहेगा। तो हमने तुरंत ही फिर वहाँ से बीजेपी का प्रचार प्रसार भी करने लग गए थे लोकसभा में हम। लेकिन जैसे ही उनने 28 तारीख को या 30 को सदस्यता ली रामनिवास जी ने, इसके बाद हम भी प्रियंका गांधी जी के यहाँ 2 तारीख को सदस्यता कांग्रेस की ले ली। जी जी। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं मुकेश जी, जो आपको देख रहे हैं इस कार्यक्रम में दर्शक और आपके क्षेत्र की जनता भी, उसको कहीं ये तो नहीं लगेगा कि ये तो मौसम की तरह घड़ी घड़ी बदल जाते हैं मुकेश भैया? तो इधर जहाँ उनको लगा कि दुख आ गया, परेशानी आ गई तो बीजेपी में चले गए, वहाँ दुख परेशानी आई तो फिर कांग्रेस में आ गए। अब आप 3-4 बार कांग्रेस बीजेपी कर चुके हैं, तो अब आगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी? नहीं, अब हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहेंगे हम, क्योंकि जिनके खिलाफ हम आमने सामने चुनाव लड़े वो उस समय वो कांग्रेस से लड़े थे, मैं निर्दलीय लड़ा था। तो उनके आमने सामने हमारी मतलब राजनीतिक लड़ाई हुई थी, तो उनके साथ एक ही दल में कैसे काम करेंगे? तो इसलिए हमने मतलब उनके साथ रहना उचित नहीं समझा, इसलिए हम लौट के कांग्रेस में आ गए। और हमेशा देख लीजिए इसी कार्यक्रम में कई नेता हमने ऐसे भी देखे जिन्होंने बहुत खम ठोक के कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे पार्टी, लेकिन फिर छोड़ दी उन्होंने पार्टी। तो गुंजाइश अगर बनी तो क्या आपको भी मौका मिला तो आप भी देखेंगे कि चलो भैया फिर बीजेपी में चलते हैं? वो कहना आपका ठीक है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा जीवन में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मेरे को विधायक बनाया है, इससे बड़ा और क्या चाहिए मेरे को? नहीं, आपकी अपनी योग्यता भी है, आपका जनाधार है। जब निर्दलीय लड़के आप 44,000 वोट ले सकते हैं, इसीलिए तो आपकी कद्र हुई, फिर आप कांग्रेस में आए। जी, लेकिन मैं क्या पद के पीछे कहीं मैं भगा नहीं हूँ वैसे। पद के पीछे के कोई लालच और हो, मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है मैंने। और कई हम लोगों ने जन आंदोलन भी किए, 2017 में पदयात्रा भी हम लोगों ने की थी वहाँ से श्योपुर जिले से। जो पुलिस विभाग ने, मध्य प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि 400-450 शहरी बेगावारियों की नियुक्ति की जाएगी सीधी भर्ती के तहत, बिना इंटरव्यू के, बिना दौड़ भाग के। इसके बाद में सरकार ने अपना नोटिफिकेशन बदल दिया जी कि अब BA पास लोगों को लिया जाएगा इसमें और क्वालिफाई लोगों को। तो इसको फिर मैं उस समय जिला प्रबंधक था NRLM में, तो मैंने निर्णय लिया कि काफ़ी लोग वंचित रहेंगे इससे। तो वैसे अब नौकरी में रह के तो अपन कर नहीं सकते, मैंने वहाँ से रिजाइन दे दिया जी। और मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपालों को ज्ञापन देने के बाद हम लोगों ने वहाँ से पदयात्रा की थी। जो 400-500 लोग मेरे साथ चले वहाँ से यहाँ भोपाल आते आते, उसमें कम से कम 2-2.5 हज़ार युवा जुड़ गए थे पूरे प्रदेश के। तो उस समय सरकार ने सब अपने नियम कानूनों में उस आंदोलन से संशोधन भी किया और 389 शहरी बेगावारी समुदाय के 16 जिलों में लड़के पुलिस SAF में और पुलिस आरक्षक बन गए थे और 144 पटवारी। तो काफ़ी संघर्ष का वो रहा है हमारा सफ़र पूरा। लोगों के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं और उसी की देन है कि आज मैं यहाँ आपके बीच में विधायक बनकर बैठा हूँ। रामनिवास रावत जी से क्या टसल रही है आपकी? आपने एक बड़ा आरोप भी लगाया, अभी भोपाल में ही आपने कहा कि 5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। आपका ये भी आरोप है कि आपको धमकाया भी गया। तो क्या आप लोगों की कुछ व्यक्तिगत रंजिश भी रही है? नहीं, व्यक्तिगत तो उनसे कोई मेरी कोई लड़ाई नहीं है। जो लड़ाई तो सिर्फ राजनीतिक ही है, बाकी क्योंकि तो ये जो ऑफर है ये इसमें कितना दम है इस बात में? ये ऑफर उनके एक रिश्तेदार हैं जो मतलब TI हैं वर्तमान में श्योपुर में, वो और एक और था कोई कर्मचारी। तो वो 2 लोग आए थे मेरे पास टिकट मिलने से पहले कि आपको चुनाव नहीं लड़ना मुकेश भाई, आपके लिए जो अच्छा होगा हम लोग करेंगे और आपको हम 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 3 बाद में दे देंगे, आप चुनाव मत लड़ना, टिकट मत लेना, अगर टिकट मिल भी जाए तो आप फार्म खींच लेना। तो मैंने उनको जवाब दिया, देखो हम लोग आदिवासी बिकाऊ लोग नहीं होते हैं, पार्टी मेरे को टिकट देगी तो मैं तो चुनाव लड़ूंगा दमदारी से। जब निर्दलीय में नहीं माना मैं किसी की, निर्दलीय में भी चुनाव लड़ा था मैं, तो
उस समय भी कई बड़े नेताओं ने मना किया मत लड़ो इसके बाद भी। जी तो पार्टी टिकट देने जा रही है तो चुनाव लड़ूंगा मैं। इसके बाद उन्होंने मेरे से 1-2 बार और संपर्क करने की कोशिश की, तो मैंने फिर उनके फ़ोन रिसीव नहीं किए। तो आपको कुछ धमकी वगैरह भी मिली इसके बाद? नहीं, वो एक दूसरे लोगों को दी थी, डायरेक्ट मेरे को नहीं दी आपको धमकी नहीं उन्होंने। दी थी? जी अपने कार्यकर्ताओं से बोला उसको उठा ले जाएंगे, मार देंगे, कर देंगे, लेकिन डायरेक्ट मेरे को नहीं बोला किसी ने। जी जी। तो इनसे कोई आपका कोई दुश्मनी या रंजिश कोई का दुश्मनी नहीं है सिलसिला? मेरी उनसे, वैचारिक लड़ाई है। वैचारिक लड़ाई जी है। जी। यहाँ तक आना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने जैसा कहा कि एक पिछड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की सहरिया, क्या चुनौतियाँ हैं इस जनजाति के साथ विकास की मुख्य धारा में आना? क्योंकि आपका जो एरिया है विजयपुर और श्योपुर के आसपास का कराहल और ये सारी चीज़ें, यहाँ कुपोषण एक बड़ी चुनौती है, और विकास की मुख्य धारा में सहरिया जनजाति के युवाओं को लाना कि किस तरह क्या क्या चैलेंजेस हैं वहाँ? हाँ, वह बहुत है चैलेंजर्स, क्योंकि आज तक जो विधायक बने हैं लोग, सहरिया समुदाय से बीजेपी ने भी विधायक बनाया था एक, वो भी हमारे जन आंदोलन से प्रभावित हो गए, क्योंकि हम काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे, तो कहीं आदिवासी निर्दलीय ना जीत जाए, इसलिए भाजपा ने वहाँ एक अनपढ़ आदमी को टिकट देकर विधायक बनाया था। लेकिन उन्होंने आज तक विधानसभा में एक विशेष पिछड़ी जनजाति का किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति का या विकास के लिए कोई मुद्दा उन्होंने उठाया नहीं जी। लेकिन ये है कि मैं बन गया हूँ वहाँ जनता के आशीर्वाद सहयोग से, तो निश्चित ही मैं वहाँ के जो बेरोजगार वहाँ सरकार बोलती है कि विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए तमाम योजनाएं, नौकरी भी दे रहे हैं और कई मुद्दे हैं, तो उनको मैं माननीय सभापति महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के सदन में मैं रखूँगा उनको, और क्षेत्र के विकास के लिए काम करने का प्रयास क्या करूँगा। बड़े मुद्दे आपके जहन में हैं, चूँकि आप उसी जनजाति से हैं, क्या देखते हैं आप, क्या बड़े मसले हैं? देखो, एक तो श्योपुर ज़िले में जड़ी बूटी का बहुत वहाँ पर स्कोप है, तो वहाँ पर एक जड़ी बूटी बड़ा उद्योग केंद्र खोलना चाहिए। और इसके जानकार खुद सहरिया जनजाति के लोग हैं? सहरिया जनजाति के लोग हैं जो जड़ी बूटी और अच्छी तरह से जानते हैं, जो बीमारी वगैरह होती हैं, हाँ, उसमें कई वहाँ पर स्थानीय जड़ी बूटी हैं जो बुखार में और मलेरिया में और कई कैंसर जैसी घातक बीमारियों में काम करती है, उसको आदिवासी लोग जानते हैं। तो वहाँ पर एक जड़ी बूटी बड़ा उद्योग स्थापित होना चाहिए और कोई फैक्ट्री या कारखाना भी लगना चाहिए, जिससे कि पलायन भी रुकेगा और स्थानीय लोगों को वहाँ रोजगार भी मिलेगा। जी। तो ऐसे लोग वहाँ आपने देखे हैं? जी जी। और ये कुपोषण और अशिक्षा और रोजगार न मिलना, ये भी बड़ी चुनौतियाँ हैं, इनको भी आप सामने रखेंगे? जी जी जी। अब आपकी एक चुनौती ये शुरू होती है कि अब आप विपक्ष के विधायक हैं जी। विकास वहाँ कराना, तो सबसे समन्वय से एक बात करनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मिलना पड़ेगा। शायद आप तैयारी कर ही रहे होंगे, जैसे ही वो विदेश यात्रा से लौटते हैं आप मिलना चाहेंगे। और जो भी ग्वालियर चंबल के ताकतवर नेता हैं, सिंधिया जी से आपका अच्छा परिचय है ही, तो इन सबके साथ एक अच्छा रिश्ता रखकर कि विकास की गाड़ी तो दौड़ेगी तभी जब पक्ष और विपक्ष साथ चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल राइट है, कोई दो राय नहीं है इसमें। तो सरकार ने तमाम घोषणा की है, लेकिन वो अभी तक पूरी हुई नहीं है। अभी चुनाव में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पूर्व बहुत घोषणा करी है, तो अधूरी है। उनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर और प्रभारी मंत्री जी से, अन्य मंत्रियों से एवं विधानसभा अध्यक्ष महोदय से, उनसे भी मेरे अच्छे संबंध रहे हैं। तो सभी लोगों के साथ समन्वय बना के मैं प्रयास करूंगा कि श्योपुर जिले का और विजयपुर विधानसभा का बहुत अच्छा विकास हो। आप मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियों की मैं बात करूं, कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी, तो आदिवासी नेतृत्व के नाम पर कोई नया चेहरा नहीं दिखता। कांग्रेस में बात करें तो हीरालाल जी उधर से मालवा निमाड़ से आए, हीरालाल अलावा एक चेहरा वो दिखे, लेकिन वो भी कोई पार्टी ने उनको बहुत प्रमोट किया, आगे बढ़ाया, ऐसा दिखता नहीं है। कांतिलाल भूरिया बहुत पुराना नाम है। इसी तरह बीजेपी की बात करूं तो फग्गन सिंह कुलस्ते बहुत पुराना चेहरा है। ये लोग 30-30 साल से ज़्यादा समय से बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं। क्या कारण आप देखते हैं कि दोनों पार्टियां आदिवासी का गुणगान तो बहुत करती हैं, लेकिन आदिवासी नेतृत्व की बात आती है तो आप जैसे चेहरे न बीजेपी में दिखते हैं न कांग्रेस में दिखते हैं? ये तो पार्टी संगठन का और हाईकमान का उनका निर्णय है। उनको आप ये तो मानते ही होंगे कि इसको बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, निश्चित ही बढ़ावा देना चाहिए दोनों दलों के लिए, कि क्योंकि सरकार बनाने में आदिवासी वोटर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो कहीं न कहीं उनको मौका
मिलना चाहिए संगठन में या सरकार में। आदिवासी युवाओं की आप क्या चुनौतियां देखते हैं, खासतौर से आप जिस क्षेत्र से आते हैं विजयपुर से, वहाँ युवाओं में क्या चुनौतियां हैं? क्या वो आप देख रहे हैं कि रोज़गार नहीं होने से वो गलत दिशा में जा रहे हैं? कई बार नशे के कुछ चक्र, हालांकि आदिवासियों का रेशियो इसमें मेरी समझ से कम है कि वो नशे के चक्र में फंस गए, काम नहीं है तो अपराध की तरफ चले गए। किस तरह की चुनौतियां हैं आदिवासी युवाओं की और उनकी इच्छा क्या है? देखो, अभी पढ़े लिखे लोग बहुत हैं लेकिन बेरोजगारी बहुत है, उनके लिए रोज़गार नहीं मिलना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो सरकार भी योजना चला रखी है, नौकरी तो सब खत्म कर दी बीजेपी सरकार ने, लेकिन सरकार ने कि जो टंटे मामा स्वरोजगार योजना, बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, अन्य तमाम जो रोज़गार के लिए उन्होंने योजना चला रखी है। बैंकों के लिए टारगेट भेजते हैं कि इनको लोन दिया जाए 1 करोड़ से लेके 50 लाख तक का, अरब तक का, 1 लाख से और 25 लाख तक के लोन देने का वो है। लेकिन यहाँ से तो जाता है कि लोन देंगे, लेकिन वहाँ बैंकर्स उनको लोन नहीं देते हैं। किसी भी युवा को आज तक लोन नहीं दिया है। देंगे तो कोई 5-50 हज़ार रुपये का देंगे, इससे ज़्यादा देते नहीं हैं। लेकिन वो देना चाहिए जिससे लोग को रोज़गार मिल सके। जी। तो आप चाहते हैं कि उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आर्थिक सहायता बैंकों की मदद से और ये तमाम चीज़। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में पिताजी, जब मैं सरपंच बना था 2022 में, तो उससे 20 दिन बाद तो मेरे पिताजी बीमार थे, ख़त्म हो गए थे। अभी माताजी हैं और 4 भाई मेरे से छोटे हैं, और सबसे बड़ा हूँ मैं। सबसे बड़े हैं? जी। इनमें से कोई सरकारी नौकरी में भी है? नहीं, कोई नहीं है। वो खेती करते हैं, 2-3 लोग वहीं घर में। दाम्पत्य जीवन में आपने प्रवेश किया? जी। हाँ। तो पत्नी और बच्चे? पत्नी है, बच्चे भी है मेरे। कितने बच्चे हैं? बच्चे मेरे यहाँ 2 लड़के हैं, 3 लड़कियाँ। अच्छा, कितने बड़े बड़े हैं अभी ये लोग? कॉलेज या स्कूल में? शादी कर दी अभी, एक लड़का एक लड़की की। अच्छा, इतने बड़े। आपको देख के नहीं लगता? जी। अभी कितनी उम्र है आपकी? मेरी अभी 81 का जन्म है मेरा, 18/12/1981। वाह। तो अभी 20 साल, बिल्कुल युवा है। 20-21 साल के हो गए बेटा बेटी हो गए। क्योंकि आदिवासी कल्चर में तो क्या शादी जल्दी कर देते हैं। इनमें से किसी की राजनीति में आने की इच्छा, ऐसा कुछ दिखा आपको कि सार्वजनिक जीवन में वो भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चले? हाँ, उसमें एक छोटा बालक है, वो उसको ललक है राजनीति की। वो अभी 5वीं क्लास से पढ़ता है। वो जाता है जहाँ भी सभाएं वगैरह होती हैं, कार्यक्रम, उसको शौक है उसको जाने का। जी। बाकी जो आदिवासी युवा है, आपका तो चूंकि राजनीति से संपर्क रहा इसलिए परिवार में बेटे का भी मन है, लेकिन बाकी युवा नहीं जाना चाहते राजनीति में जो आदिवासी हैं? देखो, जाना तो बहुत कई लोग चाहते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लोग आगे चाहते हैं कि मतलब तुरंत ही वहाँ पहुँच जाए उस मंजिल पर। हमने कई लोगों को तैयार किया, मैंने भी, कि गांव-गांव में नेता बनिए, आप लोग निस्वार्थ भाव से काम करिए। लेकिन तैयार हमने किया तो उन लोगों को भी, हमारे जो विरोधी लोग हैं उनने हमसे भी तोड़ दिया उन लोगों को। तो आदमी वहाँ फेल हो जाता है फिर। हाँ। क्योंकि लक्ष्य लेकर चलना चाहिए। अगर लक्ष्य लेकर चलेंगे तो निश्चित सफलता बनती है। अच्छा, ये काम तोड़ने का दोनों ही पार्टियां करती हो? दोनों पार्टी ने किया था हमेशा मेरे साथ। जितने लोगों को मैंने तैयार किया पूरे विधानसभा में, सबको तोड़ दिया मेरे से। कि ये नेता नहीं बन जाए कहीं बड़ा। हाँ, उनको गुमराह करके बोले ये तो बड़ा नेता बन जाएगा, आप यहीं रह जाएंगे, इस तरह करके। जी। तो लेकिन वो लोग वहीं कुछ कर नहीं पाए, वहीं पीछे वहीं पीछे रह गए। जी। इसका दुख उनको होगा कि आज आपके साथ रहते। हाँ, अभी मेरे खिलाफ ही 5-6 लोगों को निर्दलीय चुनाव लड़ाया अभी। जी, इसी चुनाव में, उपचुनाव। हाँ, जब कांग्रेस के जो 1998 में कांग्रेस ने टिकट दिया था छोटे लाल सेमरिया जी को, तो वो भी अभी टिकट मांगा तो उनको टिकट नहीं मिला, तो वो रामनिवास जी ने उनको निर्दलीय चुनाव लड़ा दिया। एक राम प्रसाद गोरचिया जी, उनको भी लड़ा दिया ये। और ऐसे 4-5 लोगों को मेरे खिलाफ चुनाव लड़ाया था, जो सक्रिय थे थोड़े बहुत, लेकिन काम उनने कुछ किया नहीं, इसलिए पब्लिक ने भी नकार दिया उन लोगों को। कांग्रेस में मैं बात करूं, जिन नेताओं को आपने देखा और समझा है, उनमें से कौन आपको सबसे अच्छे लगते हैं? वरिष्ठ नेता जो हैं कांग्रेस के, जिनकी भाषण शैली या जिनका व्यक्तित्व आपको बहुत अच्छा लगता है? देखो, कांग्रेस पार्टी में जो सभी नेता हैं बड़े, तो सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा। हमारे जो हर कार्यकर्ता से लेकर छोटे बड़े नेता, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और सांसद लोग जो आए थे, सबने निष्ठापूर्वक ईमानदारी से
काम किया। और चुनाव के जो महानायक थे प्रदेश अध्यक्ष जी, वो भी बहुत जीतू अच्छा पटवारी। उनका वो रहा, क्योंकि उन्होंने दीपावली वहीं मनाई थी। और हमारे जो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंघार जी, वो भी 2-3 दिन वहाँ पर डटे और गाँव में ग्रामीणों में ही उनका कार्यक्रम बना, खाना भी खाया उन लोगों ने वहाँ पर। और बाबा साहब जयवर्धन सिंह जी, जो वो काफ़ी लंबे समय, कम से कम 2 महीना पूरे क्षेत्र में निरंतर रहे थे। अशोक सिंह जी, बैजनाथ कुशवाहा जी, लाखन सिंह यादव जी और हेमंत कटारे जी एवं साहब सिंह गुर्जर, दिनेश गुर्जर जी और डग्गी राजा जो पूर्व विधायक है, और ऐसे तमाम विधायक लोग लगे रहे थे। अपने जो आगे उज्जैन के जो महेश परमार जी विधायक जी हैं, ऐसे तमाम विधायक लोग वहाँ ईमानदारी से काम किया था। तो सभी लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा और सब ऐसा लगा कि गुटबाजी बिल्कुल नहीं है। यह आपने बात विजयपुर के संदर्भ में तो शायद ठीक कही है, क्योंकि राजनीतिक समीक्षक भी मानते हैं कि वहाँ पार्टी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा, सारे लोग एकजुट थे। तो आपको लगता है ये स्थिति आगे भी बनी रहेगी और कांग्रेस इसी राह पे चलती रहेगी? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा एक संदेश गया पूरे प्रदेश में और देश में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में। आज मैंने देखा प्रदेश कार्यालय सब लोग खुश हैं पूरे कि आने वाला समय कांग्रेस का है, तो 2028 के चुनाव में कांग्रेस सरकार बनेगी अगर ऐसा एकजुटता से रहेगा। आपकी जीत ने पार्टी में जोश भर दिया। हाँ बिल्कुल, सभी लोगों के चेहरों पर खुशी है कि कम से कम एक सीट जीती, तो उससे उमंग आई है, लोगों को काम करने का एक जज्बा पैदा हुआ है। एक बात कही जाती है, लेकिन मुकेश जी हालांकि आप मना कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है या उसकी जगह कोई और पार्टी भी होती, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ेगी आपका। वो चाहेगी कि मुकेश जी जो हैं वो कहीं उनका मन बदले, है ना। और नरेंद्र सिंह तोमर जी से आपके बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, ऐसा हमने सुना है कि उन्होंने काफ़ी आपको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और इस बार उन्होंने आपके लिए कोशिश की कि आप चुनाव न जीतें, जो राजनीति का एक स्वरूप होता ही है। तो मान लीजिए कि बहुत कोशिश हुई, बहुत सारे प्रलोभन भी आए कि यहाँ क्या विकास कर पाओगे, विकास तो यहाँ होगा, है ना। विधायक अगला चुनाव लड़ लेना, भले ही इस्तीफा दे दो, लेकिन विधायक से भी आगे रहोगे। तो अभी परीक्षाएं तो आपकी बहुत सी होनी है। हाँ, मैं मानता हूँ नरेंद्र सिंह जी हमारे आदर्श रहे हैं और काफ़ी मेरा सहयोग किया उन्होंने, लेकिन अब मैं विचलित नहीं होऊंगा। कितना भी मेरे को भारतीय जनता पार्टी या उनके नेता प्रलोभन दे, मैं मरते दम तक कांग्रेस पार्टी में ही रहूंगा मैं। ये मैं आपको मतलब विश्वास के साथ कह रहा हूँ इस बात को। बीजेपी में कौन से ऐसे नेता हैं? नरेंद्र जी तो आपने कहा कि काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया, और कौन से नेता आपको अच्छे लगते हैं बीजेपी में? क्योंकि राजनीति में चुनाव की लड़ाई तो चुनाव तक है, उसके बाद तो हम सब मनुष्य हैं। बीजेपी में तमाम जो नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको कैसे लगते हैं? बढ़िया है उनका कार्यकाल। माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी, वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का भी बहुत अच्छा काम अच्छा कर रहे हैं वो भी। जी जी जी। चलिए, तो आप मिलने की तैयारी करेंगे मुख्यमंत्री जी से? बिल्कुल, उनसे मिलूंगा, आशीर्वाद लूंगा। हाँ, सही बात है जी। यही समन्वय की राजनीति। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुकेश जी। मैं आपको आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद इस चर्चा के लिए। तो ये थे मुकेश मल्होत्रा जी, जो हाल ही में जीत कर आए हैं विजयपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में, और उन्होंने कद्दावर राजनेता बीजेपी के, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए और कैबिनेट मंत्री, वन और पर्यावरण मंत्री रहे, उनको उन्होंने हराया है। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।